इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी पूरे विश्व से हिंदुत्व को नष्ट उद्ध्वस्त करना। कैबिनेट के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि क्या किसी इमाम को ईद के दिन गिरफ्तार करने का साहस कर सकती है। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट आज तक आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ थे, मगर इसके बावजूद 2007 में कलाम साहब को सेकंड टर्म नहीं मिले। इसके लिए सारे सेक्रेटरी एक थे, सारे के सारे सेक्रेटरी एक थे। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री जी ने उनके पूरे परिवार और पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया, और आप लोगों ने यासीन मलिक को। यहाँ पे आपने देखिए क्या बात बोल दी। यहाँ पे मेरी जो बहन उन्होंने क्या बोला कि मंदिरों में क्या किस सवर्ण वर्ग के लोगों को रोका गया है। आपको पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी कि ऐसा नहीं होता है। जिस ललितपुर से मैं आती हूँ, विष्णु तिवारी उसी ललितपुर से हैं, और उन्होंने 20 साल बिना किसी अपराध के जेल में इस वजह से काटे कि SC/ST एक्ट जो लगा था, और फिर जब प्रूफ हुआ कि वो गलत था, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा, ना परिवार ना पैसा। मैं केवल एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी कानून न्याय संगत न्यायपूर्ण तब होता है जब दोनों पक्ष उसमें सुने जाएं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। UGC बिल को लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या कहा, आप भी सुने। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। सीधे हेड ऑन अब योगी आदित्यनाथ बनाम अभी मुक्तेश्वर जी चल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार किसी भी एक धर्माचार्य से बनाम का विषय तो हो ही नहीं सकता। और जहां तक यह बात है कि जिन मुद्दों की बात है, तो इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। धर्माचार्यों के बारे में पूरी गंभीरता से विचार होना चाहिए। धर्माचार्यों को भी उतनी ही व्यापकता और निष्पक्षता से विचार होना चाहिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, यदि यह कोई पार्टी कॉन्फ्रेंस करे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी पूरे विश्व से हिंदुत्व को नष्ट उद्ध्वस्त करना, इसका कोई समर्थन करे, बीफ की पार्टी केरल में युवक कांग्रेस सड़क के ऊपर गाय को काटकर बीफ की पार्टी करे, फिर हिंदू धर्म को मलेरिया, वायरस, डेंगू कहा जाए, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इन्हीं शंकराचार्य जी को अखिलेश यादव जी की सरकार ने किस ढंग से मारपीट की थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उनके 2015 की बात है। और यदि भारत के इतिहास में किसी शंकराचार्य को दीपावली पर संध्या वंदन करते हुए गिरफ्तार किया गया तो कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को किया गया था। और यह बात प्रणब मुखर्जी जी ने बाद में अपनी पुस्तक में भी लिखी कि उन्होंने कैबिनेट के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि क्या किसी इमाम को ईद के दिन गिरफ्तार करने का साहस कर सकती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज तो मैं पूर्व उपराष्ट्रपति की बात सुन रहा था, हामिद अंसारी जी का। उन्होंने कहा कि ये इतिहास में विलन बनाने के लिए गलत चीजें लिखी गई हैं। ये लोधी और गजनी जितने आए थे तो सब भारतीय थे, लुटेरे थे लेकिन भारतीय थे। हमने बता दिया विदेशी आक्रांता। वैसे एक बात और भी बता दूं, फिर इसका हामिद अंसारी साहब का भी जवाब देंगे। डॉक्टर कलाम जिनको हमने राष्ट्रपति बनाया था, डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट आज तक आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 200-300 सालों में। फॉरगेट अबाउट इंडिया, मुस्लिम वर्ल्ड में कोई इस स्टेचर का साइंटिस्ट पैदा हुआ हो तो बताइए 200-300 साल में। बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर माना जाता था 10th सेंचुरी में बैतुल हिकमत बगदाद का नॉलेज का सेंटर बनाया था। उसके बाद उसके 100-200 साल तक रहे, उसके बाद कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम पैदा हुए थे। मगर इसके बावजूद 2007 में कलाम साहब को सेकंड टर्म नहीं मिले, सारे के सारे सेक्रेटरी दल एक थे। और उसी समय अफजल गुरु की क्षमा याचना के लिए भी सारे सेक्रेटरी दल एक थे। यानी उनके लिए अफजल गुरु बड़ा मुसलमानों का प्रतीक था और डॉक्टर कलाम नहीं थे। मुझे लगता है यह भी बहुत गंभीरता से सोचने का विषय। मैं पूछना चाहता हूं, हामिद अंसारी साहब कहां थे उस समय? उनका क्या विचार था? कलाम साहब को सेकंड टर्म देने के पक्ष में थे कि नहीं? हामिद अंसारी साहब से पूछना चाहता हूं कि साहब ये बताइए, आपके तो परिवार से भी कनेक्शन माना जाता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो भारत के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे आजादी के बाद, जिनको सेना का वो मिला था, वीरता का पहला चक्र, कितने सेक्युलर नेता गए उनके यहां? कभी आपने पूछा कि किन मुसलमानों के साथ खड़े हो? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री जी ने उनके पूरे परिवार और पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया, और आप लोगों ने यासीन मलिक को। अच्छा, अब रही बात इसकी लुटेरों की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, लुटेरों से अपना संबंध जोड़ते जोड़ते पूरे भारत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? आपकी टर्न पर कोई नहीं बोलेगा, आई विल मेक श्योर। ठीक, विष्णु अब आप बोलिए।
आज जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में जिस तरह से ब्राह्मणों को एलिमिनेट करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए कॉल दी गई, जो कश्मीरी पंडितों को मारा गया, जिस तरह से आज जब गांधी जी का हत्या हुई थी उसके बाद जिस तरह से बार तो अब मैं यहाँ पे उदाहरण, अब मैं एक छोटा सा एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। कल ही मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, याचिका के पिटिशनर थे दर्पण अवस्थी, इस बात को जरा अहमियत दीजिएगा। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, अमन जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं। दर्पण अवस्थी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। दर्पण अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि भाई महाकाल मंदिर में मुझे नहीं जाने दिया जा रहा। और अभी यहाँ पे जो मेरी बहन है वो कह रही थी कि मंदिरों में क्या किसी और कम्युनिटी के लोगों को मना किया जाता है। दर्पण अवस्थी की याचिका है कि महाकाल मंदिर में मुझे नहीं जाने दिया। अब अगर कोई वीआईपी जो एससी कम्युनिटी से आता है और वीआईपी है, वो सांसद है, वो कलेक्टर से परमिशन लेके वहां पे जा सकता है, वो जा सकता है, दर्पण अवस्थी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखिए क्या बात बोल दी यहाँ पे, मेरी जो बहन उन्होंने क्या बोला कि मंदिरों में क्या किस सवर्ण वर्ग के लोगों को रोका गया है। आपको पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटी कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप आज जिस तरह से इस, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं स्वयं हिंदू निष्ठ हूं, मैं मानता हूं कि हम सारे लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। और अगर इस तरह के कानून आएंगे जिससे समाज बटेगा, तो ये मेरी बहन के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं। अभी आप वेस्ट बंगाल में पूरी सूची जारी कर रखी है हमारी ममता दीदी ने, जिसमें ओबीसी में कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं सबको पता है। हाँ है, कितने आते हैं। तो अब इसमें ओबीसी भी डेफिनेशन में जो मैंने आपको 3C में पढ़ के सुना है वो भी है। अब वो भी केस करेंगे क्योंकि वो ओबीसी की परिभाषा में आते हैं। मजा आया। अमन जी, दो बातें हैं, जो बातें कही जा चुकी हैं उनको मैं नहीं दोहराऊंगी। ब्राह्मणों के साथ भेदभाव नहीं होता है, मैं इस पर कोई सोशियोलॉजिकल टिप्पणी नहीं दूंगी। मैं सिर्फ उन्हीं राज्यों में जहां पर ओबीसी कम्युनिटीज आगे आई, जिन्होंने ओबीसी अपना कास्ट अजर्ट करके पावर कैप्चर भी किया और लंबे समय तक शासन किया, जैसे बिहार। आप एक बार उठा लीजिए, माइग्रेशन का डेटा देख लीजिए और स्टेट गवर्नमेंट को कहिए कि वो सारे ओबीसी लीडर्स जो अपने अपने प्रवक्ताओं को भेज करके आज जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, वो एक बार जारी करें कि जब पलायन हुआ तो किस कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा बाहर निकले। क्या वो ब्राह्मण थे? और वो बाहर ही नहीं निकले, वो देश से बाहर चले गए। तो अगर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो मुझे सुप्रिया जी बता दें कि क्यों छोड़ा उन्होंने, स्टेट क्यों छोड़ दिया उस समय? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मैं हिस्टोरिकल इनजस्टिस का जो एक झुंझुना है, जिसको सोशियोलॉजी ने, एंथ्रोपोलॉजी ने पकड़ा दिया है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूं यहां पर अमन जी। हमारे देश की सामाजिक और समाज शास्त्रीय समस्याएं राजनीतिक गलियारों में नहीं सुलझ सकती, और यही प्रयास बारंबार किया जा रहा है। जब से ओबीसी एक्ट बना, जब से रिजर्वेशन पॉलिसी आई और जब से SC/ST एक्ट बना, उसके बाद आप देखिए क्या कभी भी पुनर्व्याख्या, पुनर्मूल्यांकन, एक बार जो एक्ट पिछले 4 दशकों से है उस पे क्या हमने कभी भी स्टॉक लेने की सिचुएशन की कोशिश की? और कहा यह जाता है कि भाई हम समझें, हम क्यों समझें? अब सामने वाले को समझाना है कि पिछले 5 दशकों में, 6 दशकों में आप लोगों ने जो रीसेंट हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है उसका ब्यौरा कौन से ओबीसी नेता आकर के क्या बात है। और अनामिका, आप तो योगी को लेकर गाना, बीजेपी को लेकर आप प्रो बीजेपी कही जाती हैं अभी, मतलब, लेकिन आप भी आप सरकार की आलोचना कर रही हैं एक तरीके से। जी देखिए, बिल्कुल अमन जी, एक बात कहूंगी मैं कि किसी एक को न्याय तब मिलेगा जब एक के साथ अन्याय हो। ये यदि इस तरह की कोई बात आएगी तो मुझे लगता है कि कोई किसी भी विचारधारा का हो, वो इस बात को कहने के लिए यहाँ पर जरूर उपस्थित होगा। जिस तरह से अभी एक बात अभी मैं डिबेट में सुन रही थी, कहा जा रहा था कि मंदिरों में जाने नहीं देते हैं, कैसा क्या अन्याय हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई, और इतना विवाद किस बात पे, पूरे देश में किस बात पे प्रदर्शन हो रहा है। तो मैं जिस ललितपुर से आती हूँ, मैं बताती हूँ अन्याय की बात। जिस ललितपुर से मैं आती हूँ, विष्णु तिवारी उसी ललितपुर से हैं, और उन्होंने 20 साल बिना किसी अपराध के जेल में इस वजह से काटे कि SC/ST एक्ट जो लगा था, और फिर जब प्रूफ हुआ कि वो गलत था, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा, ना परिवार ना पैसा। मैं केवल एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी कानून न्याय संगत, न्यायपूर्ण तब होता है जब दोनों पक्ष उसमें सुने जाएं। पूर्वाग्रह पर कोई भी न्याय कभी भी न्याय संगत होता ही नहीं है, कोई कानून हो ही नहीं सकता। बिना तर्क और साक्ष्य के किसी भी कानून को माना ही नहीं जा सकता। अभी विष्णु जी ने एक बात कही थी और वो बात बिल्कुल सही है। अपराध किसने किया, इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपराध कौन सा किया गया और वो अपराध कितना बड़ा है। फिर वो किसने किया है, चाहे वो कोई भी है, वो बिल्कुल समान रूप से उसका उस दंड का अधिकारी है, उस दोष का अधिकारी है। और जो ये हो रहा है उसमें मैं ये 4 पंक्तियां जरूर अंकित करूंगी, जो इस बात को जरूर क्लियर करेगा कि अंधियारों की आंख में जो भोर के सूरज खटके होंगे, यदि ये पारित हो गया
यदि हमने विवाद नहीं किया या इसमें संशोधन नहीं हुआ या ये वापस नहीं हुआ तो क्या होगा ये तय है कि अंधियारों की आंख में जो ये भोर के सूरज खटके होंगे, उनके मान पत्र के शीशे चोटिल होंगे, चटके होंगे, तो सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे, कि सीना ताने झूठ किसी के भरी अदालत घूमेंगे, सहमे सहमे सत्य हमारे बस फांसी पर लटके होंगे। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।